Hello friends, welcome to my YouTube channel CA Suren Commerce Classes. As we know, we have started the classes for BCom Honors and we have started with the subject Management Accounting. It's our chapter number 4. First, we have covered chapter number 1 and chapter number 7. Now, it's our chapter number 4, for which first class we have already done. The chapter name is Absorption Costing versus Marginal Costing. So we'll understand marginal costing and वेरिएबल कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है, वेरिएबल कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट की जाती है और वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड कैसे अपनाया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट अंडर द कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इसके अलावा हम ये देखेंगे वेरिएबल कॉस्टिंग का क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या उसका एडवांटेजेस है. सो स्टार्टिंग विद द बेसिक कॉन्सेप्ट, मीनिंग ऑफ marginal cost and variable cost. Please understand. So we can say marginal cost and variable cost both are similar to each other but are not same. Understand. करते हैं इसे एक एग्जाम्पल के साथ. हमने एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है. इसमें कहता है कि मान लीजिए हमारी जो 100% कैपेसिटी वो यहाँ तक हमारी 5 यूनिट तक हम बनाते हैं. दिस इज़ आर 100% कैपेसिटी. कैपेसिटी का मतलब समझते हैं पहले. कैपेसिटी का मीनिंग क्या है. मान लीजिए अगर ये रूम है, क्लासरूम है, मान लीजिए ये, इस क्लासरूम में मान लीजिए हम 100 चेयर्स लगा सकते हैं. हम 100 चेयर्स लगा सकते हैं. अगर हम 100 चेयर लगाते हैं स्टूडेंट्स के लिए तो 100 चेयर इट मीन्स 100 स्टूडेंट्स इस क्लासरूम में पढ़ सकते हैं. एंड वी कैन से कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 100 स्टूडेंट की कैपेसिटी है, 100 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है. तो अगर 100 स्टूडेंट्स इसमें बैठ जाते हैं तो हम कहते हैं कि 100% कैपेसिटी यूटिलाइज होती है. मान लीजिए अगर इसमें 90 स्टूडेंट बैठ जाते हैं तो हम कहेंगे 90% कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है. अगर हम इसमें 40 स्टूडेंट बैठ जाते हैं तो 40% कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है. समझ लीजिए 25 स्टूडेंट बैठ जाते हैं तो 25% कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है. और 25% अगर यूटिलाइज हो रही है तो 75% इसका अनयूटिलाइजेशन है. अभी तक इसकी 75% जो सीटें हैं वो अभी भरी नहीं हैं, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 75% कैपेसिटी अनयूटिलाइज्ड है, ये यूटिलाइज्ड नहीं है. ठीक, अब समझते हैं. जैसे ही मान लीजिए 100 से ऊपर 100 बच्चे स्टूडेंट हैं, अब 101 बच्चा आएगा. जैसे ही 101 बच्चा आएगा वो इस क्लास में नहीं बैठ पाएगा क्योंकि सीट्स अवेलेबल नहीं है. और जब सीट्स अवेलेबल नहीं है तो उनका कहना यही है कि जैसे ही ये एक क्लास से अब एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट आएगा उसके लिए कंपनी को एक और रूम लेना पड़ेगा. और इसे कहते हैं कि हमने अपनी स्टूडेंट जो हमारी कैपेसिटी थी रूम की, हमने रूम की कैपेसिटी को इंक्रीज किया है बाय परचेजिंग और बाय टेकिंग ऑन रेंट अनदर रूम. हमने एक और रूम लिया है किराए पर और हमने अपनी कैपेसिटी को पहले से 100 थी, मान लीजिए हमने 50 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट के लिए और लिया है तो हमारी कैपेसिटी कितनी हो गई, अब 200% कैपेसिटी हो गई है. सो इट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम्पल को और समझते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग का मीनिंग. हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेट सपोज यूनिट्स दे रखी हैं 0 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट. पहले हम 5 यूनिट्स तक समझते हैं. फिक्स कॉस्ट मान लीजिए उस रूम का है, रूम का रेंट जो है मान लीजिए 2000 रुपये है. तो चाहे हम यूनिट प्रोड्यूस करें या नहीं करें 2000 रुपये हमें देने होंगे. हम 5 यूनिट प्रोड्यूस करें मैक्सिमम जो हमारी कैपेसिटी है तब भी हमें 2000 रुपये देने हैं. बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की. तो वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं. वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो होता है मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड. ओवरहेड क्या होता है, सपोर्टिंग वेरिएबल ओवरहेड जो कि हमारे को सपोर्ट करेगा. जैसे मान लीजिए अगर हम शर्ट बना रहे हैं, शर्ट बनाते समय जैसे हमें सुई का इस्तेमाल करना है, इसी तरह हमें जो मशीन चलाते समय ऑयल का इस्तेमाल करना होता है. दीज आर वेरिएबल ओवरहेड, वी कैन से सपोर्टिंग ओवरहेड. देखते हैं जी, ठीक है जी, इन तीनों का समावेश होगा. हम कहते हैं हम 1 यूनिट प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमारी कॉस्ट नहीं आएगी. 1 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो 500, 2 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो 500, 3 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो 500, 4 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो 500. दैट सिंपली मीन्स अगर हम हर यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 500 रुपये खर्च करना होगा. दैट मीन्स मटेरियल मान लीजिए हमारा 500 ग्राम मटेरियल लगता है
तो हर यूनिट पर 500 ग्राम लगेगा। मान लीजिए लेबर के 5 आवर्स लगते हैं तो 5 आवर्स हमें हर लेबर के लगाने होंगे। ओवरहेड मान लीजिए 50 रुपये का ओवरहेड लगता है तो सबके लिए ओवरहेड लगेगा। द पॉइंट इज कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट विल रिमेन सेम। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी जरा बताओ। अगर एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो कॉस्ट नहीं आएगी। एक यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो 500, 2 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो 1000, 3, 15, इसी तरह इंक्रीज होती जाएगी, बट पर यूनिट विल रिमेन सेम। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की बात करें तो एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करेंगे तब भी हमें 2000 रुपये देने पड़ेंगे, एक यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तब भी 2000 रुपये देने पड़ेंगे। बट अब सोचिए, अब 2 यूनिट हमने प्रोड्यूस किया और हमने 2000 रुपये दिए, एक यूनिट हमारे को कितने की पड़ी, 1000 की। 3 यूनिट हमने प्रोड्यूस की तो अब कितनी होगी। इट मीन्स हमारी कहीं ना कहीं कॉस्ट ये डिक्लाइन होती है, और यही हमारा यानी रूल भी कहता है कि इसका फिक्स कॉस्ट इन टोटल विल रिमेन सेम बट पर यूनिट विल डिक्लाइन। वेरिएबल कॉस्ट का रूल कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम बट इन टोटल इट विल इंक्रीज। अब टोटल कॉस्ट की बात करते हैं। टोटल कॉस्ट की बात करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड करना। टोटल कॉस्ट क्या हो रही है, देखो 2000, 2500, 3000, 3500, क्योंकि टोटल कॉस्ट क्या होगी, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब हमें समझना है मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। वेरिएबल कॉस्ट तो हमें समझ में आ गया। वेरिएबल कॉस्ट का मीनिंग हुआ एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या मटेरियल लगता है, क्या लेबर लगता है, और क्या उसे सपोर्टिंग ओवरहेड की जरूरत होती है, उसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट समझते हैं। टोटल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब समझते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो एक्स्ट्रा खर्चा आता है उसे कहते हैं हम, यानी उसे कहते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, हमने कहा एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे 500 रुपये खर्च हो रहे हैं, एक और एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 500 रुपये खर्च हो रहे हैं, एक और एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 500 रुपये खर्च हो रहे हैं, एक और एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 500 रुपये खर्च हो रहे हैं। ठीक है जी। तो अब इससे क्या समझ में आया, इससे ये चीज़ समझ में आती है कि वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है। इसे देख के तो ये लग रहा है करेक्ट। देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है, मार्जिनल कॉस्ट भी पर यूनिट सेम है, बट प्लीज सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स। इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों सेम नहीं होंगी। इट कुड बी सिमिलर बट ये सेम नहीं होंगी। हम इससे आगे देखते हैं। मान लीजिए हमने अपना कैपेसिटी को इंक्रीज किया, हमने अपनी कैपेसिटी इंक्रीज की और हमने 100 कैपेसिटी को 200 पे लेके आ गए। जहां हम 2000 रुपये रेंट दे रहे थे एक रूम का, हमें 2 रूम का कितना रेंट देना होगा, 4000। हमने 6 यूनिट प्रोड्यूस की, 500 रुपये वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि लेबर उतना लगेगा, मटेरियल उतना लगेगा, ओवरहेड उतना ही लगेगा। अब देखिए हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 3000। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी, 667। अब टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 4000 हमारी फिक्स कॉस्ट होगी, 3000 हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी, तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 7000। अब जरा बताओ, 5वीं यूनिट से हमने 6ठी यूनिट प्रोड्यूस की तो हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ गई, 2500 रुपये बढ़ गई। प्लीज सी द डिफरेंस। इसी तरह अगला 500, अगला 500। अब प्लीज समझना, इट मीन्स हमारी फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज आने की वजह से हमारी मार्जिनल कॉस्ट बदल सकती है, बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बदलेगी नहीं। तो इसका मतलब सिंपल समझ में आता है कि मार्जिनल कॉस्ट के अंदर दोनों कंपोनेंट होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी एंड फिक्स्ड कॉस्ट भी। मार्जिनल कॉस्ट में दोनों कंपोनेंट होते हैं, फिक्स कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी। और हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट में जो चेंज आता है, एक यूनिट, एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो खर्चा आता है उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। जैसे हमने 5 यूनिट से 6ठी यूनिट प्रोड्यूस की, एक यूनिट हमने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस की, उसकी वजह से हमें 2500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े। इट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट फॉर दैट प्रोडक्ट, फॉर दैट यूनिट, बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या होगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड होगा बट वेरिएबल इन नेचर। बट मार्जिनल कॉस्ट में दोनों कंपोनेंट होते हैं, फिक्स कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी। यही डिफरेंस है मार्जिनल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट में। तो मार्जिनल कॉस्ट इंक्लूड्स बोथ द फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स एज वेल एज फिक्स फैक्टर्स, बट अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर कंसिडर्ड, फिक्स कॉस्ट आर नॉट टेकन हियर। ठीक है जी। अब कुछ चीज़ें समझते हैं। इट मीन्स जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि हमारी कैपेसिटी में चेंज हुआ, कैपेसिटी में चेंज होने की वजह से हमारी मार्जिनल कॉस्ट बदल जाती है। इसी तरह से और क्या हो सकता है, मान लीजिए कि अभी हमें मटेरियल, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि अगर हमारा मटेरियल का रेट बढ़ा,
या मटेरियल का रेट कम हुआ या हमारी फिक्स कॉस्ट बढ़ी या फिक्स कॉस्ट हमारी कम होगी, तो इसकी वजह से हमारी जो है मार्जिनल कॉस्ट बदल जाएगी और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होगी। ठीक है जी, अब समझते हैं हमने कहा और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जिसकी वजह से हमारी मार्जिनल कॉस्ट बदल सकती है। पहला रीज़न क्या बताया हमने कि हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हुई, कैपेसिटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, इसकी वजह से हमारी मार्जिनल कॉस्ट में बदलाव आ सकता है। इसी तरह मान लीजिए अगर हमें कोई बल्क में परचेज करते हैं तो हमें कोई डिस्काउंट मिलता है, बल्क डिस्काउंट मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें सब्सिडी मिल जाती है गवर्नमेंट से गुड्स को प्रोड्यूस करने में, तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट में चेंज हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर हमारे पास इस तरह के कोई खर्चे हैं जो कि सेमी फिक्स कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, जहां पर हमें फिक्स कॉस्ट को अलग करना है और वेरिएबल कॉस्ट को अलग करना है, देन देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज हो जाए, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट के दोनों कंपोनेंट हैं, फिक्स कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी। और मार्जिनल कॉस्ट का सिंपल मीनिंग है एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो एडिशनल खर्चा लग रहा है, चाहे वो फिक्स कॉस्ट हो चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो, इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। चौथा और क्या इंपैक्ट हो सकता है, वही कहता है कि अगर हम मटेरियल में चेंज करें, मान लीजिए हमारा मटेरियल बदल जाता है, क्वांटिटी कम लगती है, या फिर हमारा यानी इसके अंदर लेबर कम लगता है, देखो ये हमें सब्सिडी मिलती है, कोई डिस्काउंट मिलता है, करेक्ट, तो वही कहता है इसकी वजह से भी हमारी यानी मार्जिनल कॉस्ट में भी चेंज आ सकता है। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स ड्यू टू विच, देखो टोटल कॉस्ट में अगर चेंज आएगा, पर यूनिट टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा, तो अकॉर्डिंगली हमारी मार्जिनल कॉस्ट में भी चेंज आएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का आपको समझ में आ गया होगा, वेरिएबल कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल एलिमेंट्स होता है, बट मार्जिनल कॉस्ट में वेरिएबल एलिमेंट भी होता है और फिक्स्ड एलिमेंट भी होता है। ठीक है जी, आ गई होगी आपको बात समझ में दोनों का मतलब। अब चलो देखते हैं, पढ़ लेते हैं। कह रहा है मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट। ये नहीं कह रहा है कि ये वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा है, कह रहा है एडिशनल कॉस्ट। अब वो एडिशनल कॉस्ट फिक्स भी हो सकती है और वो वेरिएबल भी हो सकती है। तो मार्जिनल कॉस्ट में दोनों एलिमेंट होते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, एंड वेरिएबल कॉस्ट में ओनली वेरिएबल एलिमेंट होगा और फिक्स एलिमेंट नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, मार्जिनल कॉस्ट एज द अमाउंट एट एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय विच एग्रीगेट कॉस्ट, टोटल, एग्रीगेट मीन्स टोटल कॉस्ट आर चेंज्ड इफ वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज इंक्रीज। मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया बाय 1 यूनिट। इट इज द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट विच वुड बी अवॉइडेड इफ दैट यूनिट वर नॉट प्रोड्यूस्ड। और जैसे हम ये यूनिट नहीं बनाएंगे तो ये कॉस्ट हम अवॉइड भी कर सकते हैं। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स अनचेंज्ड, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी। जैसे कि हमने कहा लेवल ऑफ एक्टिविटी में अगर कुछ चेंज आता है या कोई डिस्काउंट मिलता है, कोई सब्सिडी मिलती है, तो हमारी यानी पर यूनिट कॉस्ट बदल सकती है, अदरवाइज हमारी पर यूनिट कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगी। अब देखिए, हम अगर बात करें तो हम मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, चेंज इन टोटल कॉस्ट, नॉट इन वेरिएबल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। हमने कहा हमारी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया है और क्वांटिटी में हमारा कितना चेंज आया है। जैसे हमने कहा था कि हमारा मान लीजिए 4,000 रुपये से या 4,500 रुपये से हमारा 7,000 रुपये की रेंट होगा, जिसकी वजह से हमारी टोटल कॉस्ट 7,000 हुई, तो हमारी 2,500 रुपये का चेंज आया एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में। वही कहता है कि चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। एग्जांपल से समझते हैं कि कंपनी मैन्युफैक्चर्स 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स पर मंथ, 100 यूनिट बनाती हैं हर महीने। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, 5,000, मार्जिनल कॉस्ट है 250 रुपये। ठीक, अब देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 250 रुपये पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर मंथ विल बी। अब देखिए यहाँ पर कहता है मार्जिनल कॉस्ट, वर्ड्स कैन बी चेंज्ड, बट मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग यहाँ पर क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। वो कहता है मार्जिनल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारी, 25,000 हो जाएगी 100 यूनिट की, और फिक्स कॉस्ट 5,000 रहेगी, तो कितना होगा 30,000। अब हम एक एडिशनल यूनिट बनाते हैं, एक एडिशनल यूनिट बनाने से मान लीजिए कितना होगा, 250 रुपये और लग जाएगा, कितना होगा 30,250। 30,000 से 30,250 हुआ, तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी, 250 रुपये। इट मीन्स इस केस में तो मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों सेम हो गई, बट मान लीजिए अगर हमारा 100 रुपये का रेंट भी बढ़ जाता है इसकी वजह से, तो हमारी कॉस्ट कितनी हो जाती है, 30,350 हो जाती है। तो अब हमारी मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो जाती है, 350, जबकि हमारी यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 250। ठीक, तो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आएगा उसे क्या नाम देंगे हम, यानी मार्जिनल कॉस्ट। आगे कहता है, दस द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 एडिशनल यूनिट इज ₹250,
विच इज इट्स मार्जिनल कॉस्ट, एंड हियर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि सिमिलर है दोनों. However, where fixed cost also increased with the increase in the volume of output, मान लीजिए आउटपुट बढ़ाएंगे तो हमारी फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी. दिस मे बी द रिजल्ट इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी. वो क्या हो सकता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी में बदलाव की वजह से हो सकता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं. देखते हैं क्या क्या फीचर्स होंगे वेरिएबल कॉस्टिंग के. सबसे पहले कहता है कि सेग्रीगेशन ऑफ कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट. देखिए हमें सबसे पहले तो ये वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हमें फीचर्स देखने होंगे कि वेरिएबल कॉस्ट के फीचर्स क्या हैं. तो सबसे पहले वो कहता है कि हमें सेग्रीगेट करना होता है एक ऐसी कॉस्ट जो मिक्स कॉस्ट है, जहां पर हमें फिक्स कॉस्ट अलग करनी होगी एंड वेरिएबल कॉस्ट अलग करनी होगी. कहता है इन वेरिएबल कॉस्टिंग ऑल कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल. जब तक हम फिक्स्ड एंड वेरिएबल क्लासिफाई नहीं करेंगे तब तक हमारा वेरिएबल कॉस्टिंग टेक्निक यूज नहीं हो पाएगी. कहता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो फिक्स भी हो सकती है इसके अंदर इंक्लूड, और वेरिएबल भी होती है. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, उसके अंदर फिक्स कंपोनेंट भी होता है और वेरिएबल कंपोनेंट भी. आर ऑल्सो सेग्रीगेटेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट्स. पहला कैरेक्टरिस्टिक्स. दूसरा कहता है वेरिएबल कॉस्ट जो है एज प्रोडक्ट्स कॉस्ट होती है, ये पीरियड कॉस्ट नहीं होती है. ये प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, मीन्स प्रोडक्शन हम करेंगे तो ये कॉस्ट आएगी, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमारी ये कॉस्ट नहीं आएगी. तो यही कहता है कि जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे ही हमारी ये कॉस्ट बढ़ेगी, पीरियड पर इसका कोई लेना देना नहीं होता. कहता है ओनली मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोडक्ट पर चार्ज की जाती है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर और पीरियड. प्रोडक्ट पर चार्ज की जाती है, पीरियड पर चार्ज नहीं की जाती है. कहता है फिक्स कॉस्ट एज अ पीरियड कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट को क्या कहते हैं, पीरियड कॉस्ट होती है. इट मीन्स ये पीरियड पर डिपेंड करती है, इसका प्रोडक्शन से कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है. इट मीन्स हम प्रोडक्शन करेंगे, अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो भी ये कॉस्ट आएगी, अगर हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तब भी ये कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी. कहता है फिक्स कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट एंड आर चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड. जिस साल हुई ये खर्च हमें उसी साल कहाँ दिखानी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस में. आगे कहता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. अगर हम इन्वेंट्री की बात करें तो देखिए जो WIP होता है, ये फिक्स्ड जो फिनिश्ड गुड्स होता है वो वेरिएबल कॉस्ट पर वैल्यू किए जाते हैं अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग टेक्निक. कंट्रीब्यूशन की बात करें, कंट्रीब्यूशन समझते हैं क्या होता है. हम एक छोटी सी स्टेटमेंट बनाते हैं, वो कहता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्लीज हम कहते हैं सेल्स, कितनी क्वांटिटी है, क्या रेट है, अमाउंट, ठीक है जी, लेस वेरिएबल कॉस्ट, इसे कहेंगे हम कंट्रीब्यूशन. और प्लीज़ समझना ये वेरिएबल कॉस्ट कोई भी हो सकती है. ये हमारी क्या हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, ऑफिस के खर्चे हो सकते हैं, एटसेट्रा. बट वेरिएबल कॉस्ट इज़ वेरिएबल कॉस्ट. इसमें माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो आएगा हमारा प्रॉफिट. तो इस कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड. कहता है कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स वैल्यू एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स. The relative profitability of the products or departments is based on the study of the contribution made by each product or department. कि हर प्रोडक्ट और हर डिपार्टमेंट ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है इस पर बेस्ड होता है. ठीक है जी. आगे कहता है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट. देखो मार्जिनल कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट्स, सीधी सी बात है, अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, कंट्रीब्यूशन निकालना होगा, और कंट्रीब्यूशन में हमें अपना फिक्स कॉस्ट हटानी होगी, तब जाके हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट. वो यही यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इन मार्जिनल कॉस्टिंग. प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय 2 स्टेज अप्रोच. क्या होता है, जिसमें कहते हैं कंट्रीब्यूशन इज डिटरमिन्ड फॉर ईच प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट. हम हर प्रोडक्ट हर डिपार्टमेंट के लिए, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, इनका टोटल करेंगे, लास्ट में हो जाएगा. कहता है द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स और डिपार्टमेंट्स आर पूल्ड टुगेदर एंड जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन होता है इन सब का कंट्रीब्यूशन हम एक जगह इकट्ठा करेंगे और उसमें से फिक्स कॉस्ट टोटल में माइनस करेंगे. जितनी भी फिक्स कॉस्ट आ रही होगी क्या निकल आएगा, प्रॉफिट निकल आएगा. कहता है आर पूल्ड टुगेदर एंड सच अ टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट इज कॉल्ड फंड एंड प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट, इसे हम कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं. देन फ्रॉम दिस फंड इज डिडक्टेड द टोटल फिक्स कॉस्ट टू अराइव एट इट्स प्रॉफिट एंड लॉस. दैट मीन्स हमने यहाँ पर निकाला, जैसे मान लीजिए पहला डिपार्टमेंट है, दूसरा डिपार्टमेंट है, तीसरा डिपार्टमेंट है, चौथा डिपार्टमेंट है इन टोटल. इसी तरह हम कह सकते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट, फोर्थ प्रोडक्ट. हमने कहा सेल, मान लीजिए 1 लाख 1 लाख 1 लाख की सेल होती है. वेरिएबल कॉस्ट मान लीजिए 80,000 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट आती है. ठीक है जी. तो हमारा टोटल हो गया 4 लाख और ये हो गया 3,20,000. तो हमारा 80,000 का प्रॉफिट आ गया.
अब इसे कहेंगे हम कंट्रीब्यूशन। इसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। तो हम फिक्स कॉस्ट जो है, अगर मान लीजिए पूरा हॉल लिया हुआ हमने किराए पर, वहाँ पर हम चार डिपार्टमेंट चला रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हर डिपार्टमेंट को अलग अलग एलोकेट नहीं करेंगे, हम टोटल में मान लीजिए 30,000 रुपये हमारा रेंट है, तो हमने टोटल डिवाइड हटाकर ये निकला हमारा प्रॉफिट। ठीक है जी। तो वो ये कहता है कि हम टोटल सारे के सारे को एक साथ पूल में डाल देते हैं, और पूल में डालने के बाद फिक्स कॉस्ट को हम इकट्ठा हटा देते हैं टोटल में, ना कि हम इंडिविजुअली डिसाइड या एलोकेट करते हैं। ठीक है जी। आगे देखते हैं, इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं, ये हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। इनकम डिटर्मिनेशन अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग, और देखते हैं कहता है सेल्स, सेल दी हुई है। वेरिएबल कॉस्ट में क्या होगा, मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी, लेबर की कॉस्ट आ जाएगी, और ओवरहेड। ओवरहेड किसे कहते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं। ओवरहेड का मीनिंग होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं, जैसे हमने कहा शर्ट बनाते समय जो ऑयल यूज होता है, इसे इनडायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। इनडायरेक्ट लेबर क्या होगा, अगर जो सुपरवाइजर है, जो सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है, गार्ड है, ठीक है, सिक्योरिटी है, वो हमारी क्या होंगे, यानी इनडायरेक्ट लेबर। उनका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, बट इनडायरेक्टली है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे, जैसे मान लीजिए हमारी सपोर्ट सर्विस होगी, हमने कोई सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड की, उसमें जो खर्चा किया। आगे कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, बट ये ओपनिंग स्टॉक हमेशा वेरिएबल कॉस्ट पे निकलेगा। कौन से, प्रीवियस पीरियड पे, क्योंकि ओपनिंग पिछले साल से रिलेटेड है, इसलिए पिछले साल का जो वेरिएबल कॉस्ट होगा वो उस पर निकलेगा। इसी तरह जो आएगा हम उससे कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, उसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, बट क्लोजिंग स्टॉक कौन सा, जो करंट वेरिएबल कॉस्ट पे निकला होगा, उसे कहेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे वेरिएबल एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड, जो भी वेरिएबल नेचर के होंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी यहाँ पे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से हम क्या करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट सेल्स से अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट हटा देंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकलेगा। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकला, सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसमें फिक्स कॉस्ट हटा देंगे, चाहे प्रोडक्शन से हो, चाहे वो एडमिन की हो, चाहे सेलिंग की हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की हो, वो हटाने के बाद जो निकलेगा उसे कहेंगे हम नेट प्रॉफिट। ठीक है जी। ये इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल करते हैं और समझते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 4.2 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा गिवन प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, इसे हम कहेंगे वेरिएबल कॉस्टिंग। ठीक है जी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 48,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और वेजेज 22,000, वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है हमें 13,000, एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ है वेरिएबल है 2,000, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए हैं 20,000, फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड दिए हैं 8,000, सेल दिए 1,25,000। ठीक है जी। हमें बनानी स्टेटमेंट, हमने इन्हें स्टार्ट किया, ये हमें शॉर्ट में दिया, हमने यहाँ पे लिखा इनकम स्टेटमेंट। ठीक है जी, अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग टेक्निक। ठीक है जी। हमने यहाँ पे लिखा सबसे पहले सेल्स दी हमें 1,25,000। ठीक है जी, 25,000 की सेल दी हुई है, लेस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी। अब वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले मटेरियल, मटेरियल कितना है हमारा 48,000 रुपये का। दूसरा है लेबर, दैट मीन्स वेजेज, वेजेज कितनी दी हुई है 22,000। ठीक है जी। तीसरा दिया हुआ हमें यानी वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड कितने दिए हुए हैं 13,000 और 2 15,000। ठीक है जी। टोटल हो गया हमारा ये 85,000। तो जरा बताइए हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 40,000। ठीक है जी। इसमें से माइनस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट फैक्ट्री की दी हुई है और एडमिन एंड सेलिंग दी हुई है। फैक्ट्री की दी हुई है हमें फिक्स कॉस्ट 13,000 रुपये, फिक्स्ड ओवरहेड दिया हमें नहीं 20,000 रुपये, और एडमिन ओवरहेड दिए हमें नहीं 8,000 रुपये। टोटल हो गया हमारा 28,000 रुपये। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया 12,000 रुपये। सिंपल, हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को एक जगह हटा देंगे, कंट्रीब्यूशन निकलेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। दिस इज अ सिंपल इनकम स्टेटमेंट अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग। तो इन नटसेल अगर हम बात करें तो जो प्रॉफिट होगा हमारा एट द एंड, जो प्रॉफिट होगा वो चाहे वेरिएबल कॉस्टिंग हो, चाहे वो मार्जिनल कॉस्टिंग हो, दैट मीन्स चाहे
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो, वो दोनों जगह प्रॉफिट क्या होगा हमारा सेम होगा इन टोटल, बट सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क होगा। और इट कैन बी डिफरेंट इफ क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक हुआ तो, क्योंकि अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे होता है, बट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होता है वो फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दैट इज टोटल कॉस्ट पर यूनिट पे होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस हो सकता है, इसी की वजह से अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है जी, चलिए जी आगे समझते हैं और देखते हैं डिफरेंस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है, डिस्टिंक्शन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट प्लीज समझना, जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन करते समय जो भी फैक्ट्री में खर्चा आता है अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट को लिया जाता है। अंडर फिक्स्ड कॉस्ट मेथड और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम लेते हैं टोटल कॉस्ट। प्लीज अंडरस्टैंड करना, इट मीन्स जो फैक्ट्री का खर्चा होगा, फैक्ट्री में जितना भी खर्चा हो रहा होगा किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग में ओनली वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट लिया जाता है, बट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट दैट इज टोटल कॉस्ट का कंपोनेंट लिया जाता है, जिसकी वजह से हमारा डिफरेंस आता है दोनों मेथड में। देखते हैं, कहता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि वेरिएबल दोनों ही ले रहे हैं, यहाँ पर भी दोनों ही ले रहे हैं, बट फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड लिए जाते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, बट मार्जिनल कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग में ये नहीं लिया जाता। इन वेरिएबल कॉस्टिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोडक्ट्स, फिक्स्ड कॉस्ट आर ट्रीटेड एज अ पीरियड कॉस्ट, उसे पीरियड कॉस्ट मान लिया जाता है और उसे प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट निकालने के लिए कैलकुलेट किया जाता है, बट पर यूनिट में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं, इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऑल कॉस्ट, चाहे फिक्स कॉस्ट हो चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो, बोथ आर चार्ज टू प्रोडक्ट, उसे प्रोडक्ट में चार्ज किया जाता है। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड इज एब्जॉर्ब्ड इन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एज एक्चुअल बेसिस और प्री डिटरमिन्ड रेट। प्री डिटरमिन्ड रेट होता है कि मान लीजिए हमारा 20,000 रुपये का रेंट है और हम कहते हैं कि हम 10,000 यूनिट बनाएंगे, 2 रुपये पर यूनिट हमारा क्या हो गया, प्री डिटरमिन्ड रेट हो गया, और वो हम अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। किस पर होता है डिपेंड, ऑन नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। जैसे हमने कहा हम 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, 20,000 रुपये रेंट देके पर मंथ, तो हम कह सकते हैं कि हम एक यूनिट के लिए 2 रुपये का रेंट पर मंथ देते हैं, तो दिस इज अ प्री डिटरमिन्ड रेट। अब इससे हम इलस्ट्रेशन से समझते हैं, कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होगा, मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, ओवरहेड लगेंगे और साथ में फिक्स्ड भी लगेगा, बट मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर आप देखें तो फिक्स ओवरहेड नहीं लिए जाते। इसीलिए वो कहता है कि जो डिफरेंस आता है वो इसी की वजह से आता है कि अंडर फिक्स्ड कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड में टोटल कॉस्ट ली जाती है, बट अंडर वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड में ओनली वेरिएबल कॉस्ट ली जाती है, फिक्स कॉस्ट नहीं ली जाती। इसी वजह से हम कहते हैं कि जब दोनों में डिफरेंस आता है तो वो डिफरेंस सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में आता है, और जिसकी वजह से अंडर फिक्स कॉस्ट मेथड क्या अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट आता है, और अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर अंडर ओवर का कॉन्सेप्ट आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारा का सारा वेरिएबल कॉस्ट पर कैलकुलेट किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला कहता है कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। देखो आगे पॉइंट कह रहा है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, कह रहे इन वेरिएबल कॉस्टिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट ओनली, बट इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टॉक्स आर वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट। देखो टोटल कॉस्ट बोलता है, इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी, विच इंक्लूड्स बोथ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। थर्स स्टॉक वैल्यूज इन वेरिएबल कॉस्टिंग आर लोअर देन दैट इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब समझते हैं ये क्या कॉन्सेप्ट कहना चाहता है। ये कहना चाहता है, मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट आपकी पर यूनिट आती है 10 रुपये, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आती है आपकी समझ लो 2 रुपये, तो 12 रुपये हो गए। अब समझते हैं, अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात कर रहे होंगे, हमारे पास अगर मान लीजिए 1000 क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट पड़ी है, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा 10,000 रुपये। बट वही अगर हम बात करें यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या फिक्स कॉस्टिंग मेथड में, तो वहाँ पर क्या होगा, हमें 12 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को लिया जाता है। तो हमारा जो यानी फिक्स कॉस्ट यूनिट कितना हो जाएगा, ये 12,000। अब समझते हैं, मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा सेल 1 लाख रुपये, मैंने यहाँ पे लिखा ओपनिंग स्टॉक, परचेज मान लेते हैं, परचेज मैंने मान लिया 80,000 रुपये,
और क्लोजिंग स्टॉक, प्लीज़ अंडरस्टैंड करना। एक केस में, फर्स्ट केस में अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग में मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है 10,000 का, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया जरा बताइए, 30,000 हो। अब दूसरा केस देखते हैं। मैंने कहा यही हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब देखते हैं क्या होगा। सेल अगेन हमारी वही है 1 लाख, परचेज हमारी वही है 80,000। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा 12,000, कितना हो जाएगा 32,000। इट मीन्स कह सकते हैं कि अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा पे दिखाते हैं, फिक्स कॉस्ट इंक्लूड करके दिखाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारा जो ये प्रॉफिट आ रहा है ये ओवर स्टेटेड है, ये ज़्यादा दिखाया वो प्रॉफिट है। तो यहीं पर कहता है, वो कहता है 10 वैल्यू इन वेरिएबल कॉस्टिंग लोअर होती है। देखो वेरिएबल कॉस्टिंग में कितना 30,000 का स्टॉक आ रहा है, 10,000 का स्टॉक की वैल्यूएशन हो रही है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम आ रहा है। और अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमारा यानी क्लोजिंग स्टॉक 12,000 आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज दिखता है। तो कह रहा है दैट इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो इट मीन्स हमारा जो वेरिएबल कॉस्टिंग में जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो कम होगा जो हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो आगे कहता है मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो आपने देखा होगा जब हम प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, वेरिएबल कॉस्ट में हम पहले लिखते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वो आता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो आता है प्रॉफिट। बट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम क्या लेते हैं, सेल्स में से माइनस करते हैं फैक्ट्री के खर्चे जितने भी हों, चाहे वेरिएबल हो चाहे वो फिक्स हो। उसके बाद आता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें से माइनस करते हैं मेरी एडमिन के एंड सेलिंग खर्चा, तो हमारा आता है प्रॉफिट। इट मीन्स इस कंपोनेंट में हमारा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों इंक्लूड होती है। In variable costing, relative profitability of products or departments is based on the study of relative contribution made by respective products or departments. The management decisions are thus guided by the contribution, क्योंकि वहाँ पर contribution के बेसिस पे मैनेजमेंट को गाइड किया जाता है कि आपको डिसीजन लेना है या नहीं लेना है, आपको ये काम करना है नहीं करना, आपको प्रोडक्ट बनाना है या नहीं बनाना है। इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी इज जज्ड बाय प्रॉफिट फिगर्स विच इज ऑल्सो अ गाइडिंग फैक्टर फॉर द मैनेजरियल डिसीजंस। वहाँ पर टोटल प्रॉफिट के बेसिस पर बताते हैं कहाँ पर अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कि हमें कोई प्रोड्यूस करना है गुड्स या नहीं करना है, हमें वो काम करना है या नहीं करना है। ठीक है जी, इलिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 4.3 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मटेरियल हमें दिया हुआ है 7,500, 30,000, 3,000, लेबर दिया हुआ है, फिक्स फैक्ट्री खर्चे दे वेरिएबल दे रखा है, सेलिंग ओवरहेड दिया है फिक्स, सेलिंग ओवरहेड दिए वेरिएबल, सेल्स दी हुई है। कहता है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एंड फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड वर अपोर्शन टू प्रोडक्ट XYZ ऑन इक्विटेबल बेसिस, मतलब बराबर बराबर बांट देना है सब में, ज़्यादा सोचना नहीं है। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं इसे सॉल्व। सबसे पहले करते हैं यानी अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग टेक्निक। प्लीज़ समझना, हमने सबसे पहले लिखा सेल, हमें प्रोडक्ट दे रखे हैं X, Y और Z, अपनी बेसिक फैसिलिटी यहाँ पर दी हुई है। मटेरियल दिया हुआ हमें 7,500 रुपये का, सेल्स दिया हमें 32,000 रुपये की, अगले केस में दिया 61,000 रुपये का, अगले केस में दिया हुआ 16,000 की सेल दी हुई है। लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, प्लीज़ अंडरस्टैंड करना। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट वेजेज। मटेरियल दिया हुआ हमें यानी 7,500 रुपये का, दूसरा दिया हुआ है 30,000 रुपये का, तीसरा दिया हुआ हमें 3,000 रुपये का जेड में। वेजेस की बात करें तो वेजेस हमें 9,000 रुपये दे रखी है एक्स में, 9,000 वाई में एंड 1,500 जेड में। ठीक है जी, बात करते हैं वेरिएबल ओवरहेड की। तो ओवरहेड में हमें दिया हुआ है क्या, फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए हैं एंड सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड कितने दिए हुए हैं, फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है वेरिएबल 3,900 रुपये, 9,000 रुपये, 4,500 रुपये। ठीक है जी, सेलिंग ओवरहेड की बात करें तो वेरिएबल कितना दिया हुआ है 2,100 रुपये, 6,000 रुपये, 3,000 रुपये। ये सब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सेल में क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। चलिए जी, कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा पहले केस में 22,500, नहीं सॉरी, पहले केस में आ जाएगा 32,000 माइनस दिस, वो आ जाएगा हमारा 9,500। इसी तरह से माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7,000, इसी तरह से माइनस करेंगे आ जाएगा 4,000। और टोटल, प्लीज़ टोटल देख लेना जो भी आएगा। हम टोटल में कंट्रीब्यूशन देखेंगे एंड टोटल कंट्रीब्यूशन इज 20,500। इसमें से माइनस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट का टोटल, एंड फिक्स कॉस्ट का टोटल क्या होगा, ये 1,500 रुपये, ये 900 रुपये, ये 600 रुपये, प्लस
यही कितना 3000 रुपये, 1500 रुपये और 1500 रुपये, ठीक है जी। तो ये टोटल आ गया हमारा यानी 9000 और जो हमारा हो गया प्रॉफिट दैट इज़ 11,500, ठीक है जी। इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्टिंग टेक्निक एंड वी कैन से कॉस्टिंग टेक्निक। अब देखते हैं हम दूसरा इसके अंदर कैसे सॉल्व किया जाएगा अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। चलिए जी दूसरा मेथड देखते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। वही एक्स वाई जेड टोटल। चलिए जी सबसे पहले लिया हमने यानी इसके अंदर सेल 32,000, 61,000, 16,000, टोटल इज 1,09,000। माइनस करेंगे इसमें से हम कॉस्ट, ठीक है जी। फैक्ट्री कॉस्ट जिसे बोलते हैं हम। सबसे पहले लिया मटेरियल, लेबर, ओवरहेड टोटल, फैक्ट्री के ओवरहेड टोटल, चाहे फिक्स हो या फिर हो वेरिएबल, आप प्लीज़ समझते हैं। मटेरियल है हमारे पास 7,500, 30,000, 3,000, टोटल हो गया हमारे पास ये 40,500। लेबर की बात करें 9,000, 1,500 रुपये, 19,500 हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड की बात करें अगर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों मिला के, तो ये हो गया हमारे पास 6,900, 1,500। नेक्स्ट हो गया हमारे पास 6,000, टोटल हो गया हमारे पास 10, 6, 16, 6, 22, 23,400। जो आएगा ये तीनों चीज़ों को मिलाएंगे तो क्या आएगा, इट्स अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर हम इसे लिखें अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया 23,400, 49,500, 10,500, टोटल इज 83,400, ठीक है जी। अब इसमें से माइनस करेंगे हम सेलिंग ओवरहेड। अब सेलिंग ओवरहेड कितने दिए हुए हैं, ये दिए हुए नीचे, सेलिंग ओवरहेड है। सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ हमें यानी 1,500 प्लस 2,100, 3,600 रुपये का। इसी तरह 6,900 रुपये का, अगेन 3,600 रुपये का, टोटल हो गया हमारे पास 14,100 रुपये का। जो आएगा उसे कहेंगे हम यानी प्रॉफिट आ गया 5,000, 4,600, 1,900, 11,500। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करना सिर्फ प्रेजेंटेशन का फ़र्क है, अदरवाइज इट्स अ सेम अंडर बोथ द मेथड्स। इफ यू विल सी द प्रॉफिट इज सेम अंडर बोथ द मेथड्स, ठीक है जी। तो कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की वजह से, अदरवाइज ओवरऑल प्रॉफिट हमारा रहेगा सेम। डिस्टिंक्शन देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं, प्रॉफिट अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ड्यू टू क्लोजिंग स्टॉक। डिफरेंस इन प्रॉफिट अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होगा जरा बताइए। अगर हमारा प्रोडक्शन और सेल दोनों बराबर होंगी, दैट मीन्स नहीं हमारे पास ओपनिंग स्टॉक बचेगा ना ही हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, जितने प्रोड्यूस किया हमने उतना का उतना सारा बेच दिया, तो दोनों मेथड्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि जो डिफरेंस होता है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस। तो ये कहता है व्हेन देयर आर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, profit or loss under absorption and variable costing systems equal the fixed cost elements in the opening and closing stocks is the same amount. Now अगर हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्लीज़ अंडरस्टैंड करना, अगर हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और अगर हमारी सेल कम होगी, अब समझते हैं इस केस में क्या होगा। जब प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा होगा और सेल हमारी कम होगी, दैट मीन्स यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, ठीक है जी, यहाँ पर हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, सेल कम हो रही है, इट मीन्स दैट पर्टिकुलर ईयर, उस पर्टिकुलर साल में, मान लीजिए अगर हम बात करें 2019 की, 2019 में मान लीजिए हमने प्रोडक्शन किया 1,00,000 यूनिट और सेल किया हमने 90,000 यूनिट, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना बचेगा, 10,000 यूनिट बचेंगे। किस में से बचेंगे, जो हमने इस साल प्रोड्यूस किए हैं,
अब समझते हैं, जब इस साल जो प्रोड्यूस किए उसमें से 10,000 यूनिट बचेंगी तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि हम फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों पे क्या करेंगे, प्रोडक्शन की वैल्यूएशन करेंगे। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है यार वेरिएबल कॉस्टिंग कहता है कि हम वेरिएबल कॉस्ट पर इसका प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे। अब देखते हैं, फिक्स कॉस्ट मान लीजिए 2 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये है, तो ये 12 रुपये पे कैलकुलेट कर रहा होगा, ये 10 रुपये पे कैलकुलेट कर रहा होगा। तो अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या हो रहा होगा, हमारा क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा आ रहा होगा, और जब क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा आएगा तो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी। बट मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होगा, हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम आ रहा होगा, और जब क्लोजिंग स्टॉक कम आ रहा होगा तो हमारा प्रॉफिट भी ऑलरेडी कम आएगा। वो यही कहना चाहता है, कहता है व्हेन प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ पीरियड इज मोर देन सेल्स, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक, तो कहता है प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल बी मोर। देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, दैट शोन बाय वेरिएबल कॉस्ट। आगे कहता है दिस इज बिकॉज इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड, जो फिक्स्ड ओवरहेड का हिस्सा है कुछ पोर्शन वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वैल्यूड इज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और वो कुछ खर्चा अगर अगले साल कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा जो कि इस साल चार्ज आउट नहीं किया गया है, तो अल्टीमेटली हमारा इस साल का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और इस साल का जो कॉस्ट है वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड होके अल्टीमेटली प्रॉफिट में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इन टोटलिटी ओवरऑल। बट कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इस साल की कॉस्ट हम अगले साल कैरी आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इस साल का प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज़्यादा होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग में कम होगा। और इसका अपोजिट बिल्कुल कहाँ हो जाएगा, अंडर प्रोडक्शन लेस देन सेल्स। ठीक है जी। कहते हैं व्हेन प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड इज लेस देन सेल्स, व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज मोर देन क्लोजिंग स्टॉक। अब जरा देखिए, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, सेल लिखी मैंने 1 लाख रुपए की, क्लोजिंग स्टॉक मान लीजिए हमारे पास 10,000 रुपये का। प्लीज़ समझना, यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, परचेज होगी मान लीजिए 90,000 रुपये की, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, 20,000 का प्रॉफिट आ गया। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल ओपनिंग स्टॉक बनेगा। जब ये ओपनिंग स्टॉक बनेगा तो अगर ये ओवर वैल्यूड है, मान लीजिए इसमें अगर कुछ कॉस्ट इंक्लूड है, फिक्स कॉस्ट, मान लीजिए इसके अंदर 1,000 रुपये की कॉस्ट इंक्लूड है, तो अभी तो ये मेरे को क्रेडिट दे के जा रहा है, बट नेक्स्ट ईयर में जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ तो यही क्लोजिंग स्टॉक मेरा ओपनिंग स्टॉक बनेगा। इट मीन्स इस ओपनिंग स्टॉक में मेरा 1,000 रुपये ज़्यादा है, और जब 1,000 ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं मेरा ये प्रॉफिट 1,000 से कम कर देगा। तो पिछले साल हमने इससे क्या किया, इस 1,000 से हमारा प्रॉफिट बढ़ा, बट अगले साल में 1,000 से हमारा वो प्रॉफिट कम कर देगा ड्यू टू ओपनिंग स्टॉक। तो यही कहता है व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज मोर देन क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट शोन बाय वेरिएबल कॉस्टिंग विल बी मोर देन दैट शोन बाय द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सेम कॉन्सेप्ट कहता है दिस इज बिकॉज अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज हायर बिकॉज अ पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट फ्रॉम द प्रीसीडिंग पीरियड, जो कि पिछले साल हमने अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया था वो इस साल हमारे पास आ जाएगा। प्रीसीडिंग पीरियड इज एडेड टू द करंट ईयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ओपनिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट को इस बार कम कर देगा। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में करंट ईयर में अगर हम कुछ कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट अगर अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस साल अगर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो नेक्स्ट ईयर में जैसी ओपनिंग स्टॉक बनेगा तो हमारे प्रॉफिट को वो कम कर देगा। इन शॉर्ट ये समरी है। इफेक्ट क्या होगा, अगर हमारा प्रोडक्शन और सेल्स दोनों बराबर होंगी तो प्रॉफिट इन वेरिएबल कॉस्टिंग भी सेम रहेगा, प्रॉफिट इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी सेम रहेगा। इसी तरह वो कहता है कि अगर हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और सेल कम होती है, इट मीन्स इस केस में क्या होगा, वेरिएबल कॉस्टिंग में हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह कहता है अगर प्रोडक्शन अगर कम हुआ और सेल्स ज़्यादा हुई तो जो हमारा वेरिएबल कॉस्टिंग टेक्निक है उसमें हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा और अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है जी। अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग में आज का हम लास्ट टॉपिक समझते हैं, एंड लास्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेरिएबल कॉस्टिंग। हम वेरिएबल कॉस्टिंग का मीनिंग समझ चुके हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग समझ चुके हैं, फिक्स कॉस्ट हमें समझ में आता है, मेथड्स हम समझ चुके हैं, टेक्निक्स हम समझ चुके हैं। अब समझते हैं कि हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस समझ लेते हैं, फिर हम इसके डिसएडवांटेजेस समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है हेल्प इन मैनेजरियल डिसीजंस। देखो मैनेजर की हेल्प कैसे करता है। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल मेक और बाय डिसीजंस, मेक और बाय डिसीजंस। मान लीजिए हमारे पास प्लांट है जिसकी हम कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, हमारे पास डिसीजन आता है कि हमें खुद बनाना चाहिए या हमें बाहर से खरीदना चाहिए। अब प्लीज़ समझना, देखिए
जो हमने यानी फैक्ट्री किराए पे ली हुई है उस फैक्ट्री का रेंट तो जा ही रहा है। हम अगर खुद प्रोड्यूस करें या हम बाहर से प्रोड्यूस करके ले लें, अल्टीमेटली हमारा फैक्ट्री का रेंट तो जाएगा ही जाएगा। वुड कहता है अगर हम इसे इन हाउस बनाते हैं तो हमारी सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का हमारे पर बर्डन आएगा, फिक्स कॉस्ट तो हम वैसे भी पे करते हैं और हम नॉर्मली अगर बाहर से खरीदेंगे हमें तब भी इसे पे करना होगा। तो कहीं ना कहीं मैनेजरल कॉस्टिंग, जो मैनेजरल डिसीजंस हैं वो वेरिएबल कॉस्टिंग से अफेक्ट होते हैं, इसलिए वो कहता है कि वेरिएबल कॉस्टिंग के बेसिस पर हम डिसीजन ले सकते हैं। तो ये कहता है मेक और बाय डिसीजन हो, अगर हमें कोई नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करनी है तो हम वेरिएबल कॉस्टिंग के बेसिस पर डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्टिंग टेक्निक ये कहती है कि फिक्स कॉस्ट जो है वो इररिलेवेंट कॉस्ट है फॉर डिसीजन मेकिंग, वो संक कॉस्ट है, वो एक ऐसी कॉस्ट है जो खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, उसका फ्यूचर में कोई लेना देना नहीं है, और वो ऐसी कॉस्ट है जो कि हमारे डिसीजंस को इम्पैक्ट नहीं करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए क्लासरूम है, इस क्लासरूम में 100 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। अभी मान लीजिए हम यानी 25% यानी 25 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी, इसका रेंट है 10,000 रुपये। अब सोचिए हमारे पास 26 स्टूडेंट आता है, वो कहता है सर हमें एडमिशन दे दीजिए। हमने कहा जी हमारा 10,000 रुपये का फिक्स कॉस्ट जाती है, आपको देना होगा। अब सोचिए डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अगर ये बच्चा हमारे पास नहीं भी पढ़ता तो क्या हमें ये रेंट नहीं देना होगा? ये रेंट तो हमें तब भी पे करना होगा इवन दो ये बच्चा हमारे पास पढ़े या नहीं पढ़े। तो वो ये कहना चाहता है, बट मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, या मान लीजिए कि पर चेयर कॉस्ट का खर्चा आता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसको अलग से नोट्स देने पड़ेंगे, इस बच्चे को बुक्स देनी पड़ेंगी, इस बच्चे को हमें अलग से टाइम देना होगा, वो हमारी कॉस्ट का पार्ट बनेगा जैसे ही हम इस बच्चे को इस क्लास में एंटर करेंगे। तो वही कहता है कि अगर हम कोई नई प्रोडक्ट लाइन या कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनका कहना यह है कि फिक्स कॉस्ट का कोई भी रेलिवेंस नहीं रह जाता है। अगर हमारे पास स्पेयर पड़ा हुआ प्लांट तो उसका फिक्स कॉस्ट हम पे कर रहे होंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पर हम डिसीजन ले सकते हैं। इट मीन्स हमारी वेरिएबल कॉस्ट अगर कम आती है और हमारे को अगर उससे सेलिंग प्राइस अगर हमारा ज़्यादा होता है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। सिलेक्शन ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है। कॉस्ट कंट्रोल में कैसे हेल्प करता है? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्टिंग हम डिसाइड करते हैं कि कितना फिक्स कॉस्ट का पोर्शन है, कितना वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन है। अब देखिए फिक्स कॉस्ट हम कोशिश कर सकते हैं कि इट कैन बी रिड्यूस्ड, बट टू द एक्सटेंट हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते। इसीलिए वो कहता है कि हम अपना अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो हम फिक्स कॉस्ट तो हमारे पास अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उसे बदल नहीं सकते हैं, बट वेरिएबल कॉस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं, कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेबर को सैलरी पे करते हैं, हम लेबर को यानी पेमेंट पे करते हैं, वेजेज पे करते हैं। लेबर का 8 घंटे का वर्क होता है, उसमें हम आधा घंटा उसे लंच देते हैं। मान लीजिए हम 8 घंटे में जो प्रॉफिटेबिलिटी, जो उसकी कैपेसिटी है, एफिशिएंसी अगर इंक्रीज कर दें, हम उसकी अगर एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा कॉस्ट कम आएगा। रीज़न बीइंग हम उतने ही आवर्स में उससे और इफेक्टिव वर्क करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो यही कहना चाहता है कि वेरिएबल कॉस्ट एक कंट्रोलिंग कॉस्ट है, कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक है। हम इसके बेसिस पर अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यही हमें बताता है कि हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। सिंपल टेक्निक है। देखो वेरिएबल कॉस्ट टेक्निक बहुत सिंपल है। रीजन क्योंकि अंडर फिक्स कॉस्ट जैसी आती है हमारे को बड़े बड़े मेथड जैसे एलोकेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट का यूज करना होगा। कि हमें क्या, मान लीजिए रेंट है, तो रेंट हम किस बेसिस पर बांटेंगे? एरिया के हिसाब से बांट लें कि किस डिपार्टमेंट ने कितना एरिया यूज किया, उसके हिसाब से हम एलोकेट कर सकते हैं रेंट को। या फिर हमने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की हम उसके बेसिस पर एलोकेट कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं ये सटीक मेथड नहीं होगा, ये रियलिस्टिक पिक्चर नहीं होगी। हमें कहीं ना कहीं एक अजम्पशन के बेसिस पर इसे एलोकेट करना पड़ सकता है। इसलिए कहता है कि वेरिएबल कॉस्टिंग टेक्निक ईजी है एज कम्पेयर टू फिक्स कॉस्ट टेक्निक। कह रहा अवॉइड द कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व इन कॉस्ट एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, आर्बिट्रेरी डिवीजन। हम आर्बिट्रेरी डिवीजन करते हैं किस इंडिविजुअल फिक्स कॉस्ट का, हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, हम उस हिसाब से डिवीजन कर देते हैं। देखो इसके अंदर ओवर एंड अंडर नहीं आता है, हम पहले ही कर चुके हैं डिसीजन, बात बता चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारा वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक जो भी होता है, क्लोज स्टॉक की वैल्यूएशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट होती है, इसलिए इसके अंदर ना ओवर आएगा ना ही ये अंडर आएगा।
कहता है कांस्टेंट कॉस्ट पर यूनिट इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, इट मीन्स पर यूनिट कॉस्ट हमारी फिक्स रहती है, आउटपुट चाहे कितना भी इंक्रीज हो कितना भी डिक्रीज हो। रियलिस्टिक वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक की रियलिस्टिक वैल्यूएशन होती है, क्योंकि अंडर फिक्स कॉस्ट मेथड में क्या होता है, कुछ पोर्शन हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं जो कि वो इस साल का खर्चा है। ठीक है जी। एड टू प्रॉफिट प्लानिंग, प्रॉफिट प्लानिंग में हमारी हेल्प करता है, मैनेजमेंट की हेल्प करता है। जैसे हम डायग्राम बनाते हैं, वेरिएबल कॉस्ट चार्ट बनाते हैं, हम ब्रेक इवन चार्ट बनाते हैं, हम इसके अंदर यानी ब्रेक इवन पॉइंट के साथ साथ हम वॉल्यूम का चार्ट बनाते हैं, प्रॉफिट का चार्ट बनाते हैं। तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन भी होती है और ये स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन भी होती है। जैसे हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस रिलेशनशिप पढ़ते हैं, उसके बेसिस पर हमारे को ये हेल्प करता है एड टू प्रॉफिट प्लानिंग। कुछ डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि डिफ़िकल्ट एनालिसिस, देखो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मान लीजिए हम ये डिसाइड करना कि कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है कौन सी फिक्स कॉस्ट है, ये डिसीजन लेना डिफ़िकल्ट होता है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हम स्टाफ को एम्यूनिटीज़, कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, कुछ एम्यूनिटीज़ देते हैं, उसके अंदर जैसे बोनस दिया हमने वर्कर को, अब ये डिसाइड करना मुश्किल होगा कि बोनस वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है। ठीक है जी। तो वो ये कहता है कि देयर इज सम अनसर्टेनिटीज, देयर इज सम डिफिकल्टीज इन एनालिसिस दैट विच इज वेरिएबल कॉस्ट एंड विच इज फिक्स कॉस्ट। अजम्पशन पर होता है बेसिस, जब अजम्पशन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं रियलिस्टिक पिक्चर नहीं दिखाएगा। कहता है वेरिएबल कॉस्टिंग अज्यूम्स दैट ऑल कॉस्ट कैन बी एनालाइज्ड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट्स। In practice, it may be difficult to segregate all costs into fixed and variable components. Very difficult. Certain costs caused purely by management decisions and cannot be strictly classified as fixed or variable, क्योंकि मैनेजमेंट कहेगा कि इसे वेरिएबल में डालना है तो वेरिएबल में हो जाएगा, अगर हम चाहते हैं इसे फिक्स कॉस्ट कंसिडर करना तो फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं डिफिकल्टी है एनालिसिस में कि कौन सी फिक्स कॉस्ट है कौन सी वेरिएबल कॉस्ट। टाइम फैक्टर को इग्नोर करता है। टाइम फैक्टर को इग्नोर कैसे करता है, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए हम लेबर की सैलरी दिए, लेबर को वेजेस पे करते हैं। अब एक लेबर 1 घंटे में मान लीजिए 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है। वही लेबर अगर लिथार्जिक हो जाता है, वही लेबर अगर अच्छे से काम नहीं करता है, तो वही एक लेबर यानी सिर्फ 8 यूनिट प्रोड्यूस करता है या 5 यूनिट प्रोड्यूस करता है। देखो उसकी एफिशिएंसी डाउन हो गई। तो ये कहता है कि हम उतने ही लेबर से डबल यूनिट प्रोड्यूस कर सकते थे, बट हम डबल यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं टाइम फैक्टर को ये इग्नोर करता है। पढ़ते हैं, कह रहा बाय इग्नोरिंग फिक्स कॉस्ट टाइम फैक्टर इज ऑल्सो इग्नोर्स। एग्जाम्पल कहता है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2 जॉब्स में भी आइडेंटिकल। देखो वेरिएबल कॉस्ट सेम हो सकती है, मटेरियल सेम हो सकता है, लेबर सेम हो सकता है, सब चीज़ सेम है, बट मान लीजिए अगर एक जॉब में दुगना टाइम लगता है काम को कंप्लीट करने में, लेबर ज़्यादा टाइम लगाता है काम को कंप्लीट करने में ड्यू टू सम इनएफिशिएंसी कह सकते हैं, लेथार्जिक नेचर कह सकते हैं, कुछ वीकनेसेस कह सकते हैं, कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो सकती, इसकी वजह से हो सकता है। इसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट होगी, ट्रू कॉस्ट ऑफ द जॉब टेकिंग लॉन्गर टाइम इज हायर देन दैट ऑफ द अदर। जिसमें ज़्यादा समय लग रहा होगा वहाँ पर हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। कहता दिस इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय वेरिएबल कॉस्टिंग। ये वेरिएबल कॉस्टिंग के द्वारा डिस्क्लोज नहीं किया जाता। कहता प्रोडक्शन कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट इनकरिंग फिक्स कॉस्ट। और एक चीज़ और दिखी जाती है, वेरिएबल कॉस्ट का ये कहना होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से ही कोई प्रोडक्शन बन सकता है या कोई प्रोडक्शन रोल प्ले करता है। दैट मीन्स फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है। इट शुड बी इग्नोर्ड, बट it's a very wrong decision. In the sense we can say fixed cost, but variable costing creates an illusion. देखो एक illusion create करके रखती है कि सिर्फ और सिर्फ fixed cost have nothing to do with the production. Fixed cost का कोई लेना देना नहीं है प्रोडक्शन के साथ। आगे कहता है difficulty in application, ये भी difficult है। हमें सबसे पहली बात तो ये ढूंढना डिफिकल्ट हो जाएगा कि कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है कौन सी फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, अब देखते हैं। मान लीजिए अगर हमने कोई फिक्स एसेट्स खरीदी और कोई कैपिटल एसेट्स खरीदी है, उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा, हमें उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स, हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको काम करना है, 5 साल तक वो काम चलेगा। अब उसमें वेरिएबल कॉस्ट को हम सिर्फ कंसिडर करें, अगर फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर दें तो कहीं ना कहीं हमारी प्रॉफिटेबिलिटी सही से ट्रू पिक्चर नहीं दिखाएगी। जैसे हमने मशीन यूज की है, मशीन हमने नहीं, उसकी लाइफ 5 साल है, 5 साल बाद खत्म हो जाएगी। अगर हम ये देखेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर उसे देखेंगे कितना खर्चा हुआ है, तो इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि सारा का सारा खर्चा हमारा इस साल का अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कहता है इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई वेरिएबल कॉस्टिंग टेक्निक्स इन इंडस्ट्रीज वेयर लार्ज स्टॉक ऑफ WIP आर लॉक्ड अप।
जहाँ पर हम क्या होता है WIP वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे हम कहते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में कुछ काम चलता जा रहा है 5 साल तक चल रहा है, अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। जब कंप्लीट नहीं हुआ तो हम उसे प्रोडक्शन में डायरेक्टली P&L में चार्ज नहीं कर सकते। कहते हैं इन शिपिंग बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, फिक्स्ड ओवरहेड आर नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन ऑफ WIP, क्योंकि WIP में उसे ऐड नहीं करेंगे फिक्स कॉस्ट को। सो देयर मे बी लॉसेज इन ईच ईयर, हर साल हमें क्या दिखेगा, लॉस दिखेगा। वाइल ऑन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देयर में बी ह्यूज प्रॉफिट, बट जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे को क्या होगा, सारा फिक्स कॉस्ट टोटल में दिख रहा होगा, एंड में देखेंगे हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया। वो कहता है सच फ्लक्चुएशंस इन प्रॉफिट कैन बी अवॉइडेड इफ टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज एम्प्लॉयड, और हम टोटल जो फिक्स कॉस्ट है उसे अपोर्शन करेंगे अकॉर्डिंगली। सेम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक भी ये होता है, जहाँ पर हमारी मशीनें ज़्यादा यूज होती हैं, लेबर कम यूज होता है। जब मशीनें ज़्यादा यूज होंगी तो फिक्स कॉस्ट ज़्यादा इनकर होगी, और जब फिक्स कॉस्ट ज़्यादा इनकर होगी तो अगर हम वेरिएबल कॉस्टिंग टेक्निक में फिक्स कॉस्ट को ही इग्नोर करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अल्टीमेटली जो हमारी यानी एफिशिएंसी है, हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट होगा वो ट्रू प्रॉफिट नहीं होगा अंडर कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। मेनली वहाँ पर मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, फिक्स कॉस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए जब फिक्स कॉस्ट ज़्यादा इस्तेमाल की जाएंगी तो हमें फिक्स कॉस्ट को कंसिडर करना पड़ेगा, तभी हम अपनी सही कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो दीज आर सम डिफिकल्टीज और दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ वेरिएबल कॉस्टिंग। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू सम इलस्ट्रेशंस and complete this chapter. Thank you so much.